नमस्कार, न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। एक बड़ी खबर के साथ शुरुआत। सीएम नीतीश के 100 सीटों वाले बयान पर बीजेपी का पलटवार। रविशंकर प्रसाद ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। नीतीश कुमार बिहार को नहीं संभाल पा रहे, ये कहना रविशंकर प्रसाद का। राज्य संकट में है, जेडीयू में कोहराम मचा हुआ है। कांग्रेस नीतीश कुमार को भाव नहीं देती। तो बड़ी खबर जो आप देख रहे हैं, रविशंकर प्रसाद का ये कहना है कि पहले बिहार को तो आप संभालिए। मैसेज नहीं दिया, प्रार्थना की, विनती की कि हमें जल्द से जल्द प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाओ। क्या हो गया नीतीश बाबू को? बिहार तो संभलता नहीं, बिहार तो परेशान है। आपकी पार्टी में भगदड़ मची हुई है और चले हैं देश को जोड़ने के लिए, और कांग्रेस पार्टी को लिफ्ट नहीं दे रही है। चाहे वो नीतीश कुमार हो या कोई और हो, एक बात नहीं समझते कि आज नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत दुनिया की एक बड़ी ताकत बन गया है, 5th इकोनॉमी बन गया है। एक और बड़ी खबर, कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बड़ा बयान। नीतीश कुमार के बयान का स्वागत किया। हम अपनी भूमिका जानते, जयराम रमेश का कहना। हमने बीजेपी के साथ समझौता नहीं किया। मजबूत कांग्रेस के बिना विपक्षी एकता संभव नहीं है। हमारा एक ही चेहरा बीजेपी के सामने है। 2024 के लिए नीतीश ने कांग्रेस से समर्थन मांगा था। हम अपनी भूमिका जानते हैं, जयराम रमेश का कहना। क्या कुछ कहा जयराम रमेश ने, सुनिए आप। नीतीश जी का बयान का हम स्वागत करते हैं, और जैसा कि वेणुगोपाल जी ने कहा, इस पर प्लीनरी में बातचीत होगी। और जो कुछ हमें करना है 2024 के लिए, 2024 के पहले 2023 में चुनाव हमें लड़ना है, विधानसभा के चुनाव है, पर मजबूत कांग्रेस के बिना मजबूत विपक्ष एकता असंभव है। यह सब बाद में देखा जाएगा। अभी हम प्रक्रिया की बात कर रहे हैं, बातचीत की बात कर रहे हैं, और ये प्लीनरी पर इस पर चर्चा होगी। कई लोग अपने विचार रखेंगे। वहीं कल के दिन सीएम नीतीश कुमार ने आखिर 100 सीटों को लेकर क्या बयान दिया था, सुनिए आप। हम तो चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोग एकजुट हो जाए। ताजा पाए हुए हैं, ताकि के माध्यम से आपके पार्टी के नेतृत्व को हम अनुरोध करेंगे कि जल्दी से जल्दी फैसला करिए, और हम लोग को बुला करके बात कर लीजिए कि कहां कहां और किनके किनके साथ एकजुट होकर के अगला चुनाव लड़ना है। ये जिस दिन फैसला कर दीजिएगा, और उसी दिन हम सब लोग एकजुट हो जाएंगे, हम मिल करके लड़ेंगे, तब जान लीजिए आप अच्छी तरह से मुक्ति हो जाएगी। अगर मेरा सुझाव को अगर मान लीजिएगा, कहीं 100 के नीचे जाएंगे, जान लीजिए। तो सीएम नीतीश कुमार ने यह कहा कि अगर विपक्ष एकजुट हो जाए तो हम 100 सीटों पर भी बीजेपी को रोक सकते हैं। सीएम नीतीश बार बार ये कह रहे हैं कि कांग्रेस अगर हमारे साथ खड़ी हो जाए तो फिर उसके बाद बीजेपी टिकने वाली नहीं है देश के अंदर। सीएम नीतीश कुमार की ये चाहत, ये इच्छा इस तरह से जागृत हो रही है कि मानो ऐसा लग रहा है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में सीएम नीतीश कुमार बाजी मार लेंगे अगर विपक्ष एकजुट हो जाए तो। उसी पर रविशंकर प्रसाद ने यह कह दिया कि पहले बिहार को आप संभालिए, फिर आप देश को संभालने की बात कहिएगा। तो तस्वीरें देखिए, सीएम नीतीश कुमार ने जब ये बयान दिया उसके बाद। तो बड़ी खबर फिलहाल आपकी टीवी स्क्रीन पर, कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बड़ा बयान सामने आया कि कांग्रेस अपनी भूमिका जानती है। सीएम नीतीश कुमार के लेकिन बयान का स्वागत करता हूं। जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात का जिक्र किया। नीतीश से कहा कि हम आपके बयान का देखिए स्वागत तो करते हैं, लेकिन कांग्रेस अपनी भूमिका बखूबी जानती है कि क्या करना है कांग्रेस को। मजबूत कांग्रेस के बिना विपक्षी एकता संभव नहीं है। नीतीश ने साथ मांगा है कांग्रेस का। नीतीश कुमार ने यह कह दिया कि अगर विपक्ष एकजुट हो जाए तो 100 सीटों पर ही सिमट जाए बीजेपी, उससे भी कम सीटें आएंगी। लेकिन क्या कांग्रेस साथ देगी क्या? क्योंकि ये कहना नीतीश कुमार का कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी सबसे बैठकर मैं बातचीत करने के लिए तैयार हूं,
आगे जो भी रणनीतियां बनेंगी उस पर भी मंथन किया जाएगा, विचार किया जाएगा। लेकिन सन 2024 के लिए हम बेहतर विपक्ष अब को अभी आपने सुना। सहयोगी रवि सर्राफ लाइव जुड़ गए पूरी जानकारी के साथ। रवि, फिलहाल ताजा अपडेट क्या है, क्योंकि देखिए प्रतिक्रियाओं का दौर लगातार जारी है कल के सीएम नीतीश कुमार के बयान को लेकर। रवि, बिल्कुल सागर, देखिए प्रतिक्रियाओं की अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से आपने देखा कि जयराम रमेश ने बयान दिया और तैयारियों को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। और गठबंधन की जहां तक बात आ रही है तो एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि कई ऐसे मुद्दे हुए हैं जिसमें कांग्रेस पार्टी जो है सरकार को घेरती हुई नजर आई है और विपक्षी दल और कांग्रेस के अलावा जो है वो कांग्रेस पार्टी के स्टैंड पर या फिर जो मांग उठी है उसके साथ खड़े नहीं हुए। तो ये सीधा सीधा हमला कहीं ना कहीं जेडीयू के ऊपर भी था, टीएमसी के ऊपर था, क्योंकि आपने देखा होगा अभी लेटेस्ट जो मामला निकल कर आया अडानी का, उसमें एक सामूहिक निर्णय लिया गया था कि जेपीसी की मांग करेंगे। उसमें कई ऐसे राजनीतिक दल थे जिन्होंने जेपीसी से किनारा करते हुए मांग किया कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की जाए। तो इस तरीके से कई मुद्दों पर विपक्ष जो है बिखरा बिखरा नजर आया है। तो स्पष्ट कर दिया गया कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि 2024 के लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी जो है वही भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ाई लड़ती रही है और कभी भी समझौता नहीं किया है। क्योंकि देखिए जेडीयू का जिक्र कहीं ना कहीं किया बिना नाम लिए, क्योंकि बिहार में जेडीयू बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। तो जयराम रमेश ने कहा कि कई बार ऐसा हुआ है, कई विपक्षी दल जो है भारतीय जनता पार्टी का समझौता कर चुके हैं, पर कांग्रेस लेकिन रवि, एक तरफ सीएम नीतीश कुमार कहते हैं कि मेरी कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं है कि मैं पीएम बनूं, एक तरफ ये कहते हैं कि अगर विपक्ष अगर एकजुट हो जाए तो बीजेपी को मैं समेट दूंगा, बीजेपी 100 सीटों के नीचे आ जाएगी। ये भी कहते हैं कि बिहार में विपक्ष एकजुट होकर काम भी कर रहा है। मतलब कि जुबान पे कुछ और, मुंह में कुछ और, दिल में कुछ और। देखिए सब कुछ बयां हो रहा है नीतीश कुमार की तस्वीरों से। बिल्कुल सागर, देखिए नूरा कुश्ती का दौर जारी है, क्योंकि 23 में भी कई विधानसभा चुनाव होने हैं, उसके बाद 24 में एक महासंग्राम होना है। तो उससे पहले जो है नूरा कुश्ती का जो दौर है वो जारी है सीटों को लेकर, गठबंधन को लेकर। तो नीतीश कुमार कुछ बोलते हुए आपको नजर आएंगे, टीएमसी की तरफ से कुछ और बोला जाएगा। पर कांग्रेस एक बात पर बार बार जोर दे रही है कि कांग्रेस पार्टी ने कभी समझौता नहीं किया है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के साथ कभी समझौता नहीं किया है, कभी गठबंधन नहीं किया है। और कई ऐसे राजनीतिक दल हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर चुके हैं। तो एक करारा हमला ये कहा जाए कि जो और भी विपक्षी दल हैं उनके ऊपर कांग्रेस पार्टी के तरफ से किया गया है। और ये साफ कर दिया गया है कि कई बार ऐसा होता है कि चुनाव से पहले और चुनाव के बाद। ठीक है रवि, अपडेट आपसे लेते रहेंगे, नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। चलिए एक और बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। बजट सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक, सीएम योगी की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक होगी। बैठक में सदन सुचारू तरीके से चलाने पर चर्चा। कल से शुरू हो रहा है विधानसभा का बजट सत्र। यूपी में भी अब सियासत गरमाएगी। बजट सत्र में ऐसा तय माना जा रहा है 22 तारीख को सदन में पेश होगा बजट। अखिलेश यादव इस समय तैयार है, विपक्षी ताकत अपनी दिखाएंगे सदन के अंदर। लेकिन बजट सत्र के दौरान कैसी तस्वीरें होंगी? सदन की सर्वदलीय बैठक फिलहाल शुरू हो चुकी है, बैठक जारी है। बैठक में चर्चाएं जोरों पर कि आखिर बजट का कैसे रूपरेखा तैयार की जाए, बजट की रूपरेखा क्या होगी और कैसे इसको धरातल पर उतारा जाए। सीएम योगी की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक। सहयोगी नीरज मिश्रा लाइव जुड़ गए पूरी जानकारी के साथ लखनऊ से। नीरज, ताजा अपडेट क्या है? सर्वदलीय बैठक में किन बातों पर ज्यादा फोकस है, चर्चाएं किस बिंदु को लेकर की जा रही है? नीरज जी बिल्कुल, देखिए कल से उत्तर प्रदेश का बजट सत्र चालू होने वाला है और आज सभी दलों की सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में समाजवादी पार्टी के मनोज पांडे, इसके अलावा बसपा और कांग्रेस के प्रतिनिधि शामिल हुए। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जो विधानसभा अध्यक्ष है वो भी इसमें शामिल हुए। तो कुल मिलाकर आज चर्चा जो हो रही है कि सत्र को किस तरह से नियमित, किस तरह से अच्छे तरीके से चलाया जाए, इस पर पूरी चर्चा हो रही है। और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी ने भी एक अपनी मीटिंग रखी है कार्यालय पर, जिसमें किस तरह से सरकार घेरेगी विपक्ष पर, उस पर भी चर्चा की जा रही है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया नीरज पूरी जानकारी के लिए। चलिए एक और बड़ी खबर, झारखंड के पलामू में इंटरनेट की सेवाएं बहाल। 4 दिन के बाद बहाल हुई इंटरनेट की सेवा पांकी में, लेकिन अभी भी धारा 144 लागू है। 2 समुदायों में झड़प के बाद लगी थी पाबंदी। 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। आरएएफ के जवान अभी भी तैनात है पलामू में। बड़ी खबर जो आप देख रहे हैं, 2 पक्षों में जमकर विवाद हुआ था पलामू में। आज के दिन इंटरनेट की सेवाएं बहाल की गई हैं। सांप्रदायिक हिंसा के 5वें दिन
इंटरनेट की सेवाएं शुरू की गई हैं पलामू में। आज दोनों समुदायों की बैठक भी होगी कि कैसे शांति व्यवस्था पलामू में कायम की जाए, आने वाले समय में कैसे और माहौल को बेहतर किया जाए, क्योंकि कहीं और तनावपूर्ण माहौल ना हो जाए। पलामू में लगातार बैठक का दौर भी जारी है अधिकारियों का कि कैसे हालात जो है उसको इस से बाहर निकाला जाए। पलामू प्रशासन ने पांकी थाना में शांति समिति की बैठक बुलाई है। पांकी में शांति समिति की बैठक होगी और क्या उसमें सहमति बनेगी, यह भी देखना काफी अहम होगा, क्योंकि ये बैठक 12 बजे बुलाई गई थी, लेकिन बैठक के बाद अगर हो गई है तो ताजा अपडेट क्या, ये भी हम जानेंगे अपने सहयोगी से, क्योंकि आरएएफ जवानों की अभी भी वहां पर तैनाती है। इंटरनेट की सेवाएं चालू होने के कारण पलामू में लोगों ने अब राहत की सांस ली है। 4 दिन के बाद इंटरनेट की सेवाएं 5वें दिन बहाल। अभी भी सड़कों पर देखिए सन्नाटा आपको दिखाई दे रहा होगा, अभी भी लोगों के अंदर डर का माहौल है, क्योंकि सांप्रदायिक जिस तरह से वहां पर हिंसा हुई थी उसके बाद तनातनी हुई थी जमकर। महाशिवरात्रि शांति से गुजर जाने के बाद इंटरनेट की सेवाएं आज के दिन बहाल। कल के दिन महाशिवरात्रि का पर्व था और इसी को लेकर वहां पर विवाद पनपा था, लेकिन कल के दिन हालात वहां पर सामान्य रहे। सहयोगी कमल रांची से लाइव जुड़ गए पूरी जानकारी के साथ। कमल, फिलहाल ताजा हालात कैसे हैं? जो शांति समिति की बैठक होने वाली थी, क्या वो बैठक हो चुकी है या फिर बैठक अभी होगी? कमल, एक बार शांति समिति की बैठक हो चुकी है और अभी जो स्थितियां है वहाँ धारा 144 लागू की गई है, लेकिन कल जो है सिर्फ बारात की कड़ी सुरक्षा पूजा अर्चना की और फिलहाल वो तो जवान में तैनात किया गया है ताकि शांति समिति की और लगातार जब तक वहाँ शांति बहाल नहीं होता तब तक शासन की ओर वहाँ इनसे बात करने का प्रयास किया जाता रहे। फिलहाल इंटरनेट सेवा कर दी गई है, लेकिन धारा तभी चलिए ठीक है, शुक्रिया कमल पूरी जानकारी के लिए। एक और बड़ी खबर इसी बीच आ रही है, हरियाणा के राजस्थान की खबर, जहां पर पुलिस पर बर्बरता का आरोप। भिवानी मामले में राजस्थान सरकार के एक्शन पर अब बवाल मचा हुआ है। आरोपी की गर्भवती पत्नी को पीटने का आरोप, 9 महीने की गर्भवती से मारपीट की गई है। पुलिस की पिटाई से गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत हो गई, आरोप ये भी लगाए गए। हरियाणा के भिवानी में 2 मुस्लिमों को जिंदा जलाने का यह मामला इस समय ये तूल पकड़ता जा रहा है। अब मामले में राजस्थान सरकार की कार्रवाई ने आग में घी डालने जैसा काम कर दिया। राजस्थान पुलिस पर हरियाणा में बर्बरता का आरोप लग चुका है। राजस्थान पुलिस पर भिवानी में युवकों को जलाने के आरोपी की गर्भवती पत्नी को पहले पीटा गया, फिर बच्चे की मौत हो गई। परिवार ने आरोप ये लगाया है। पुलिस ने 9 महीने की गर्भवती बहू के साथ मारपीट की, बच्चे की गर्भ में मौत हो गई और इस समय परिवार जमकर हंगामा कर रहा है। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, देखिए हाथ में आप उस बच्चे को भी देख पा रहे होंगे और साथ में परिवार के सदस्य भी हैं जिनका ये आरोप है कि बच्चे की मौत हो गई, गर्भवती पत्नी को भी पीटा गया पुलिस की तरफ से और इसीलिए जमकर ये बवाल इस समय। उस दिन 4-5 गाड़ी आई थी और रात के टाइम आई थी, हम सोए हुए थे तो हम नींद में थे। गेट में धक्का मुक्की करिए, मेन गेट है उसमें सासू ने खोला वो गेट, उसमें सासू के लगी हुई है, सासू की गिरी हुई है, सासू के धक्का लगा हुआ है और अंदर हमारे गेट खोले और फिर मैं गेट खोलने खड़ी हुई तो एकदम जोर से धक्का दिया। मेरे पेट में चोट लगी, उस दिन से परेशान हूँ मैं। उसी वजह आज मेरे बच्चा मिस को हो गया। कितने महीने का बच्चा था आपका? फुल टाइम था। कौन लोग थे, किन लोगों ने धक्का मारा था? भैया तो पता नहीं भैया, फिर पुलिस वाले या फिर कोई और हो, राम जाने। हम तो नींद में है भाई। रही दूसरी बात, यू रात में आने को कौन सा मतलब रहे, चेकिंग करो। अब मेरे कमरे के ड्रेसिंग तोड़े। किसको ढूंढने के लिए आए थे? किसको ढूंढने के लिए आए थे? मेरे हस्बैंड को। हम रात्रि में अपने घर में सोए हुए थे, सभी घर के सदस्य। अचानक रात्रि में राजस्थान पुलिस आई और उन्होंने मेरे घर को चारों तरफ से घेर लिया। घेरने के बाद मेरे दोनों बच्चे थे जो अपने अपने कामों पर लगे हुए थे। एक बाहर नौकरी करता है और एक घर पर ही काम करता है। दोनों बच्चों को पुलिस उठा करके ले गई, मुझे भी ले जाने लगी। जैसे तैसे मेरी घरवाली ने जैसे तैसे करके मुझे बचा लिया। और जो मेरे लड़के की घरवाली थी वो पेट से थी जी, उसकी भी धक्का मुक्की लगने से उसकी तबीयत बिगड़ गई। और जब हम उसे नल्लड़ हॉस्पिटल लेके पहुँचे, क्योंकि हम तो उनके उस चक्कर में लगे हुए थे, समय ही नहीं था, यहाँ कोई था नहीं।
और जब लड़ जैसे उसे और लोग ले भी गए तो वहाँ जाकर के उसने मेरे बच्चे को जन्म दिया। 3-4 को टाइम हमें पता नहीं जी, आते ही 8-9-10 गाड़ी ही आते ही चढ़ाई करिए घर पे, आते ही कही खोल के बाहर खोल, मैंने कही कौन, नु गेट खोल, नु भैया बताओ तो सही कौन हो कौन ना हो, नु गेट खोल जब बताएंगे। मैंने भैया बिना बताए मैं गेट कैसे खोलूँ, नु खोल रहे कि ना नहीं होद मार रहे हैं, हम शीशे न तोड़ रहे हैं। मैंने कि तुम शीशे न क्यों तोड़ेंगे पहले बताओ, नु हम अब चलाते हैं गोली नहीं कि तो खोलो। मैंने गेट खोलो तो भैया मेरे घर पर चढ़ाई कर दी, हमें पता नहीं छत पे कर भी चढ़ाए और भीतर आए के मेरे बच्चान की कौड़ी भर भर के ले गए गुद्दी पकड़ पकड़ के, और मेरे भी मारे धक्का, मैं लटकी हूँ बच्चान के जैसे, और मेरे आदमी अभी ले गए और मेरी बहू के भी ला दिए। मैं सर्वप्रथम ये कहना चाहूँगा कि ये बहुत ही अत्यंत दुखद एवं गंभीर मामला है और इसमें हरियाणा पुलिस राजस्थान पुलिस का पूरी तरह से सहायता दे रही है। इसकी इन्वेस्टिगेशन ठीक प्रकार से हो और जितने भी इसके दोषी हैं वो उनको उसकी सज़ा मिले, इसके लिए हम पूरा तरह प्रयासरत हैं। जहाँ तक बात हरियाणा पुलिस के या नूह पुलिस के ऊपर जो एलिगेशंस हैं, जो हमारी जानकारी में प्राप्त जानकारी से अभी तक के फैक्ट से आया है, उसमें हमारी किसी भी प्रकार की इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है पुलिस की। फिर भी चूँकि एलिगेशंस सीरियस हैं इसलिए हमने अपने तौर पर भी। तो चलिए सहयोगी गौरव मिश्रा लाइव जुड़ गए पूरी जानकारी के साथ। गौरव देखिए, भिवानी कांड के आरोपी श्रीकांत पंडित के घर पहले पुलिस का छापा, फिर मां का आरोप की गर्भवती बहू के साथ मारपीट, क्या आरोपी सिद्ध हो चुके हैं? और गौरव जांच अभी कहां तक पहुंची है? गौरव आवाज मिल पा रही है क्या आपको? चलिए गौरव को फिर से कनेक्ट करिएगा, लौट कर आएंगे गौरव आपके पास। बड़ी खबर जो आप देख रहे हैं, भिवानी मामले में आरोपी की गर्भवती पत्नी को पीटने का आरोप है। श्रीकांत पंडित जो कि आरोपी है, पुलिस पहले उसके घर पर छापा मारती है, फिर उसकी पत्नी के साथ मारपीट करती है और अब जांच जारी है पूरे मामले को लेकर। चलिए एक और बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के इंदौर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.0। दोपहर 12:54 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। लेकिन फिलहाल कैसी तस्वीरें हैं मध्य प्रदेश की, क्योंकि 3.0 अगर तीव्रता है, 12:54 पर भूकंप के झटके रिक्टर स्केल पर, कहीं कोई जानहानि तो नहीं हुई। देखिए लोग सड़कों पर किस तरह से रुक गए, लोग जहां पर चल रहे थे वहीं पर रुक गए, क्योंकि कुछ दिन पहले तुर्की में जिस तरह से भूकंप ने तबाही मचाई, पूरे विश्व भर में लोगों का दहशत का माहौल है उस घटना के बाद। और आलम यह है कि कई वैज्ञानिकों ने भी यह अनुमान जताया है कि भूकंप के झटके आने वाले समय में और भी देशों में और भी राज्यों में महसूस किए जाएंगे। चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर, दिल्ली शराब घोटाला मामले से जुड़ी बड़ी खबर, सीबीआई जारी करेगी सिसोदिया को दूसरा समन। सीबीआई ने सिसोदिया को पेशी के लिए वक्त दिया है। आज सीबीआई के सामने सिसोदिया को पेश होना था। सिसोदिया ने पेश होने के लिए सीबीआई से वक्त मांगा था, लेकिन बजट को लेकर तैयारियां चल रही हैं, इसका हवाला दिया गया। लेकिन आगे क्या अब सीबीआई का रुख होगा, क्योंकि पेश होने के लिए अब अगला समन अब जारी किया जाएगा। चलिए एक और बड़ी खबर, चुनाव आयोग के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे उद्धव ठाकरे। फैसले के खिलाफ कल सुप्रीम कोर्ट जाएंगे ठाकरे। शिवसेना के संविधान में संशोधन अलोकतांत्रिक, उद्धव गुट का यह कहना। शिंदे गुट संगठन की ओर से कमजोर था, उद्धव गुट का यह भी कहना है। इलेक्शन कमीशन ने पार्टी संविधान को जानबूझकर अलोकतांत्रिक बताया। चुनाव आयोग के आदेश में असंगठित है, उद्धव गुट का यह कहना। तो बड़ी खबर जो आप देख रहे हैं, अमित शाह ने तो आज खुले मंच से कह दिया कि देखिए उद्धव ठाकरे हार चुके हैं, अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे उद्धव ठाकरे। कल के दिन की तस्वीरें क्या होंगी ये भी देखने वाली बात होगी। इसी बीच इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर, शिवसेना सिंबल पर संजय राउत का बड़ा आरोप। चुनाव चिन्ह और नाम के लिए सौदा किया गया। सौदा सुनकर आप ही चौंक जाएंगे, कहा गया कि 2000 करोड़ में यह सौदा किया गया है। चुनाव चिन्ह और नाम के लिए सौदा किया गया, बड़ी खबर जो आप देख रहे हैं। सुनिए क्या कुछ कहा है संजय राउत ने। ट्वीट कर देश को अवगत किया है कि जिस तरह से शिवसेना और शिवसेना का जो निशानी है तीर कमान,
वो हमसे छीन लिया है, वो न्याय नहीं है, वो सत्य नहीं है, वो एक व्यवहार और व्यापार हो गया, खरीद लिया गया। तो चलिए एक बड़ी और अच्छी खबर, टीम इंडिया ने दूसरा टेस्ट मैच जीत लिया है। भारत की ऑस्ट्रेलिया पर एक बड़ी जीत। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराया। 26.4 ओवर में हासिल किया 115 रनों का लक्ष्य। 4 मैचों की टेस्ट सीरीज में भारत को 2-0 की बढ़त है। रोहित शर्मा ने 31 रन की पारी खेली, पुजारा ने 27 रन, शेखर भरत ने भी खेली 23 रनों की पारी, जडेजा ने तो दूसरी पारी में कमाल कर दिया। 7 विकेट हासिल करके एक मैच जिताऊ प्रदर्शन किया रविंद्र जडेजा ने। ऑस्ट्रेलिया पहली पारी 263, दूसरी पारी 113, भारत पहली पारी 262, फिर उसके बाद 118 रन 4 विकेट खोकर भारत ने जब बनाए तो मैच को जीत लिया। हमारे स्पोर्ट्स एडिटर रविश बिष्ट फिलहाल जुड़ गए लाइव पूरी जानकारी के साथ। रविश, देखिए दूसरा टेस्ट मैच भी भारत ने बड़े आसानी से जीत लिया। रविंद्र जडेजा ने तो कमाल ही कर दिया। रविश जी हाँ बिल्कुल सागर, जिस तरीके की बल्लेबाजी कल ऑस्ट्रेलिया ने की थी दूसरे दिन, उससे ऐसा लग रहा था कि शायद ऑस्ट्रेलिया कुछ फाइट बैक करेगा। ऑस्ट्रेलिया यहां पर शायद भारत के सामने 200 या 225 रनों का लक्ष्य रखेगा, लेकिन जडेजा ने जो शानदार गेंदबाजी की और जिस तरीके से लंच से पहले ऑस्ट्रेलिया की दूसरी इनिंग जो है वो ढह गई, उससे भारत के लिए एक स्कोप यहाँ पे बहुत अच्छा बन गया था। और हमने देखा कि ये टेस्ट मैच भी अगर आइडियली देखा जाए तो 2.5 दिन में खत्म हो गया। नागपुर भी 2.5 दिन में खत्म होता, यहाँ पे भी 2.5 दिन में खत्म हो गया। अच्छी बात यह रही कि चेतेश्वर पुजारा, क्योंकि उनका 100वां टेस्ट मैच था, पहली इनिंग में वो खाता नहीं खोल पाए थे, दूसरी इनिंग में उन्होंने मैच विनिंग शॉट जो है वो लगाया। और अगर ओवरऑल पर्सपेक्टिव की बात करें तो भारतीय स्पिन का तोड़ अभी ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज नहीं ढूंढ पाए, चाहे अश्विन हो या फिर जडेजा हो। लेकिन रविश देखिए, रविंद्र जडेजा ने अपना ऑलराउंडर वाला प्रदर्शन बरकरार रखा। पहली पारी में उन्होंने भारत को संभाला भी, 26 रनों की पारी भी खेली, पहली पारी में भी बेहतरीन गेंदबाजी, दूसरी पारी में भी एक मजबूत स्तंभ की तरह उभर रहे हैं जडेजा। देखिए अगर रविंद्र जडेजा की बात की जाए सागर, तो इस टेस्ट सीरीज से पहले वो इंजर्ड थे, बहुत सारे मैचेस उन्होंने मिस किए, लेकिन कमबैक इसी को कहते हैं कि जब आप वापसी करें दमदार तरीके से करें। और ये हमने देखा था कि फर्स्ट टेस्ट मैच में भी जो रविंद्र जडेजा ने बैटिंग से अच्छा डिस्प्ले किया था नागपुर टेस्ट में, और वहां पे बॉलिंग से भी 5 विकेट होल लिया था। और यहां पर भी जब हम आए, आज की जो गेंदबाजी थी उसको समझ ही नहीं पा रहे थे ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज, स्वीप लगाने की कोशिश कर रहे थे रविंद्र जडेजा के खिलाफ, बट रविंद्र जडेजा बहुत ही क्लेवर गेंदबाज हैं, वाइजली उन्होंने गेंद को पिच किया और ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज। अच्छा रविश, देखिए आपने तो जाकर स्टेडियम में मैच को देखा भी, राहुल कुमार अभी भी आउट ऑफ फॉर्म ही दिखाई दे रहे हैं। केएल राहुल, जी हाँ, बड़े अनफॉर्चुनेट सीन है केएल राहुल की अगर बात की जाए तो, क्योंकि ये कह सकते हैं कि उनके लिए एक टेस्ट मैच था जहां पे उनको अपना मेटल प्रूव करना है, क्योंकि लगातार खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं। और टीम मैनेजमेंट के लिए भी बहुत दिक्कत हो जाएगी कि अब केएल राहुल को थर्ड टेस्ट में खिलाएं या ना खिलाएं, क्योंकि शुभमन गिल जो कि इनफॉर्म बैट्समैन है ऑलरेडी वेट कर रहे हैं। तो यहां पर जिस तरीके की परफॉर्मेंस केएल राहुल की आनी चाहिए थी वो आई नहीं, निराश उन्होंने जरूर किया है। अब लगता है कि सीरीज अब जीतना कोई कठिन काम नहीं होगा भारत के लिए, जब 2-0 से आगे हो चुकी है। रविश देखिए मुझे लग रहा है कि जिस तरीके का स्पिन बॉलिंग भारत की है और जिस तरीके से बल्लेबाज परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की, डेफिनेटली भारत के पास एक गोल्डन चांस है इस सीरीज को न सिर्फ जीतने का बल्कि 4-0 से क्लीन स्वीप करने का भी। बिल्कुल, लेकिन रविश अगले टेस्ट मैच के लिए लग रहा है कि अब प्लेइंग 11 में बदलाव होगा, क्योंकि कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो प्रदर्शन बेहतर नहीं कर पा रहे हैं, औरों को भी मौका देना चाहिए, क्योंकि 2 मैच तो भारत ने ऑलरेडी देखिए अब जीत चुका है। नहीं, ज्यादा बदलाव नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा किसी का इंजरी कोई कंसर्न नहीं है। अगर इंजरी कंसर्न होता तो शायद बदलाव किए जाते, जैसा कि आपको पता है कि इस मैच में क्योंकि श्रेयस अय्यर की वापसी हुई थी तो उनको मुझे लगता है कि इतनी जल्दी ड्रॉप नहीं करेंगे, एक चांस दिया जाएगा। भरत शेखर जो कि कीपर है उनको भी कंटिन्यू किया जाएगा, स्पिन डिपार्टमेंट में आपको कोई चेंज नहीं करना है। तो अगर इंजरी का कोई कंसर्न होगा तो शायद तब चेंज मिले, अदरवाइज प्लेइंग 11 में मुझे नहीं लगता कोई चेंज होगा। हाँ, शुभमन गिल जरूर आ सकते हैं टीम में केएल राहुल की जगह, बट ये बड़ा टफ डिसीजन होगा। कप्तान और जो कोच हैं वो क्या फैसला लेते हैं ये थर्ड टेस्ट मैच में पता लगेगा। बट आइडियली अगर देखा जाए केएल राहुल को जो चांसेस मिले हैं उसको वो भुना नहीं पाए हैं। इंडिया ड्राइवर सीट में है और अब तो शायद टेस्ट रैंकिंग जब आएगी उसमें भी नंबर 1 स्लॉट इंडिया के पास होगा। अच्छा रविश, लग रहा है कि स्पिन से बहुत ज्यादा मदद मिल रही है भारतीय गेंदबाजों को भारतीय पिच पर, क्योंकि दोनों मैचों में आपने देखिए स्पिन गेंदबाजी का पलड़ा भारी दिखाई दिया है, और आगे भी क्या होगा क्या ऐसा? देखिए इंडिया में अगर आप मैच खेल रहे हैं, इंडिया में अगर आप टेस्ट मैच खेल रहे हैं तो ऑफ कोर्स स्पिनर्स का यहाँ पे बोलबाला रहता है, पेस बॉलर्स को इतनी ज्यादा मदद नहीं मिलती है। और अगर हम ऑस्ट्रेलिया की भी पर्सपेक्टिव से करें, फर्स्ट टेस्ट मैच में टॉड मर्फी ने 7 विकेट लिए थे, यहाँ के नेथन लायन ने 5 विकेट चटकाए, तो स्पिनर्स का ही बोलबाला रहने वाला है। अब ये बल्लेबाजों को देखना है कि वो किस तरीके से स्पिन गेंदबाजी का सामना कर पाते हैं, खासकर ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को। चलिए शुक्रिया रविश पूरी जानकारी के लिए। तो पहले मैच में भी भारत ने कंगारुओं को धूल चटाई, दूसरे मैच में भी दिल्ली के स्टेडियम में भारत ने धूल चटाई, और जाडेजा और अश्विन की धमाकेदार गेंदबाजी और भारत ने यह मैच भी जीत लिया।
और अब आगे जीत की तैयारी और भी बेहतरीन करनी है। एक छोटा सा ब्रेक, न्यूज इंडिया पर खबरें लगातार जारी हैं।